आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हमारा भारत है और जो हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ भारत है, तो साउदर्न पार्ट ऑफ भारत से जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उन पैसों को दिया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में। और ये एक इनजस्टिस है साउदर्न पार्ट ऑफ भारत के साथ। मतलब इन शॉर्ट ये नैरेटिव बनाया जाता है कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ भारत के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो ऐसा एक वीडियो अभी महुआ मोइत्रा का एक फैन पेज है जिसको कि इंस्टाग्राम के ऊपर चलाया जा रहा है। First, take a look at how much of every rupee that each of these states generates through various manufacturing, taxation, all the various ways in which revenue is generated in the states, how much of it comes back from the center. That's the first chart. Pay attention because there's a lot of intricate detailing involved, and then we'll get into the politics of this. So, in a state like Karnataka, of every rupee that is sent to the center, 15 paise comes back. Just 15 paise comes back to a state like Karnataka, which is why Karnataka is claiming to be upset. In a state like Bihar, of every rupee that they send, they get 7 rupees back. So they're sending much lesser to the center, getting much more from the center. That's as far as Bihar is concerned. For a state like Tamil Nadu, remember the Stalin government will also be joining the protest. For every rupee that they send, for every rupee they contribute to central finances, Tamil Nadu gets 0.29 paise back. So 0.29 paise you get back, that's only 30 paise out of 100, right? Whereas a state like UP, for every rupee UP sends to the center, they get 2.73 rupees back. So they're giving lesser, getting more. And the same is the case with states like Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, getting much lesser than they contribute, whereas other states like Rajasthan get 1.3. वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं स्टेट को कंपैरिजन करूँ। ये बताना नहीं है कि कौन स्टेट अच्छा है, कौन स्टेट ख़राब है, या कौन स्टेट किसके ऊपर है, कौन स्टेट ज़्यादा बेटर है। मेरा ये बताना मकसद है कि हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के डेवलपमेंट के बिना हमारा जो कंट्री है वो ग्रो नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग एक दूसरे से फाइट मत करना। कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति किसी और स्टेट के व्यक्ति को गाली गलौज मत करो या किसी को डिफेम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या हैं? हम सभी भारतीय हैं। अब ये जो टैक्सेस अलॉट किए गए हैं इसको थोड़ा आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इस बार ग्राफ में आपको ये समझ में आएगा कि 1 रुपया अगर कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस उसे कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कर्नाटका है उसे 0.15 पैसे मिलते हैं, तमिलनाडु को 0.29, तेलंगाना का 0.43, आंध्रा 0.49, केरला 0.57, राजस्थान 1.33, यूपी 2.73 और बिहार को 7.06। मतलब अगर 1 रुपये बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से बिहार को 7 रुपये देता है। और अगर कर्नाटका गवर्नमेंट 1 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर्नाटका को वापस 0.15 पैसे मिलते हैं। अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स फिलहाल ये हो रहा है कि एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यहाँ पे एक बायसनेस शो किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके ऊपर हम डेटा के ऊपर बात करेंगे कि आखिर चीज़ें क्या है, रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो लोग भी ये चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे एक बायसनेस किया जा रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच में, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है? साउथ में क्या? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये तो अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र क्या है, फिर आपको उसको साउथ में काउंट करोगे या फिर उसको नॉर्थ में काउंट करोगे या फिर आप उसको वेस्ट में काउंट करोगे? अब जो महाराष्ट्र है उसको भी बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। सबसे कम पैसे महाराष्ट्र को मिलते हैं। अगर 1 रुपये महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तो वहाँ से उसे सबसे कम पैसे मिलते हैं। बट क्या यहाँ पे ये बताया जाता है कि साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में एक ऐसा भी स्टेट है जो कि महाराष्ट्र है जिन्हें कि कम पैसे मिलते हैं? ऐसा नहीं कहा जाता है ना। फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र है उसको कौन गवर्न कर रहा है? बीजेपी। क्योंकि जैसा ये जो पॉलिटिशियंस है ये क्लेम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बायसनेस कर रही है कुछ स्टेट्स को लेकर, तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि आखिर महाराष्ट्र के साथ बायसनेस क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र को भी मिलना चाहिए था इक्वल हक, इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए, तो उनको महाराष्ट्र के बारे में भी बात करना चाहिए था। बट वो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है और इसके कारण इनका जो प्रोपेगेंडा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप बात करेंगे गुजरात की, अगर आप बात करेंगे उड़ीसा की, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो कई बार अपने बेनिफिट के लिए उड़ीसा को भी ये साउथ में ऐड कर देते हैं। बट जब कन्वीनियंट होता है तब। वहीं पे सेम अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात को भी कम पैसे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पे गुजरात को भी ऐड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा नहीं फैल पाएगा।
गुजरात के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर बीजेपी सच में बायसनेस कर रही है तो उसको गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे देने चाहिए थे कंपेयर टू बाकी की जो स्टेट है जिसके बारे में कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बायसनेस किया जा रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय पे फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया गया। इसके कारण जो इंडस्ट्रीज थे वो बाकी के स्टेट में डेवलप हुए, बाकी के जो स्टेट है वहाँ पे सेटअप हुए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनको जहाँ से माइंस में से वो मिनरल्स निकाल रहे थे वहाँ पे सेटअप होना चाहिए था। जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो जो वहाँ पे मिनरल्स थे, वहाँ के जो माइंस में मिनरल्स थे, उन मिनरल्स को वहाँ से निकाल कर अलग अलग स्टेट में ले जाया जाता था। अब इस कारण से जो मिनरल्स निकाल कर उस स्टेट से लाते थे तो उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने फ्राइट इक्वालेशन पॉलिसी के तहत उनको सब्सिडी देना शुरू किया और सब्सिडी देने के कारण अब उनको सब्सिडी मिल रहा था तो उन्होंने जो इंडस्ट्रीज थे वो उन स्टेट्स में उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया जहाँ पे माइंस थे, बल्कि उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को अपने स्टेट में इस्टेब्लिश किया। और इसके कारण हुआ ये कि जो स्टेट जिनके पास मिनरल्स थे, जिनके पास माइंस थे, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि उन मिनरल्स को तो कोई और स्टेट वहाँ से निकाल कर ले जा रहा था। तो इससे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था सदर्न पार्ट ऑफ भारत में, जो वहाँ का डेवलपमेंट पे, जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत का डेवलपमेंट में उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं पड़ा था बट थोड़ा सा नॉमिनल इम्पैक्ट पड़ा था। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये आगे जाकर आपको समझ में आने लगेगा। जब ईवीआर और अन्नादुरई का दौर था तो उस समय पे वो लोग ये चिल्लाते थे कि जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत है वो डिक्लाइन हो रहा है और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत है वो इंक्लाइन हो रहा है, मतलब कि जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में ज़्यादा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि दुनिया के बाकी के पार्ट में ये देखा गया कि जिन जिन स्टेट में या जिन जिन एरियाज़ में मिनरल्स थे, माइंस थे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत में उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे उनको इस बात का डर महसूस हो रहा था कि अगर सारे के सारे मिनरल्स और माइंस, मैक्सिमम माइंस अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में है तो सारा डेवलपमेंट वहीं पे हो जाएगा। और इसी कारण से वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बात किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस समय पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनसे बात करके ये फ्राइट इक्वलेशन पॉलिसी लाया गया और अलग अलग चीज़ों से हेल्प किया गया। अब इसके बाद होता है कि जब 70s का दौर था उस समय पे बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश हुए, तो जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत में बैंक्स थे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुए नॉर्थ में कंपेयर टू नॉर्थ के जो बैंक थे उनके। तो जो सदर्न पार्ट ऑफ भारत के जो बैंक्स थे उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट था वो ज़्यादा था। और अगर अभी भी आप गूगल सर्च करोगे, चेक करोगे तो आपको सदर्न पार्ट ऑफ भारत के जो बैंक्स मिलेंगे उनका क्रेडिट डिपॉजिट ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के बैंक से। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सदर्न पार्ट ऑफ भारत में इतना ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट हुआ। अब ये जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स को दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ₹1 के बदले में कर्नाटका को 0.15 पैसे मिलते हैं और बिहार को वहीं पे ₹7 मिलते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं जिनमें से एक फैक्टर होता है पॉपुलेशन। अब ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताया वो मैंने आपको क्यों बताया, वो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि जो भी हमारे स्टेट है हमारे देश के अंदर वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि बहुत सारे जो स्टेट है जिनको कि कोल चाहिए तो वो बाकी के स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको कि चीप लेबर चाहिए तो वो उस चीप लेबर के लिए बाकी के स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वहीं पे बहुत सारे स्टेट के लोगों को जॉब चाहिए होता है बट उनके स्टेट में जॉब होता नहीं है, तो इस चीज़ के लिए वो बाकी के स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करें कुछ सदर्न पार्ट ऑफ भारत के स्टेट्स के, जैसे कि तमिलनाडु की, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला यूज़ होता है वो वहाँ से निकलता भी है और उसके साथ साथ इंपोर्ट भी किया जाता है बाकी के स्टेट से। तो अब बाकी के स्टेट ऐसा अगर कहने लगेंगे कि हम कोयला नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा कोयला है, तब तो फिर हमारा कंट्री डेवलप ही नहीं हो पाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इन स्टेट्स को, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट का भी जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। वहीं पे अगर हम फूड की बात करें तो जो टॉप स्टेट है उसमें वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो जो मैक्सिमम ऊपर से जो टॉप स्टेट है वो आपको मिलेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत से, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है। तो अगर इस तरह से जो लोग ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं वो अगर डिमांड करने लगेंगे कि हम अपना फूड नहीं देंगे, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, तब तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट होने से रहा। अगर जैसे हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है और इस चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहाँ से आता है, बॉक्साइट से। और एल्युमिनियम के लिए क्या चाहिए, बॉक्साइट। और बॉक्साइट कहाँ से आता है, बॉक्साइट आपको मिलेगा माइंस से। और ये माइंस आपको मेनली कहाँ पे मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, जो माइनिंग स्टेट है वहाँ पे मिलेंगे। तो तमिलनाडु के अंदर ये जो मशीनरीज है, इसकी जो फैक्ट्रीज है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, जो माइनिंग स्टेट है वहाँ के मिनरल्स के ऊपर। तो दोनों स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम मिलिट्री की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सबसे ऊपर में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, फिर कर्नाटका, फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो मेनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टॉप के स्टेट हैं वो नॉर्दर्न भारत के स्टेट हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सिर्फ अपने स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं,
पूरे इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कर्नाटका को भी करते हैं, तमिलनाडु को भी करते हैं, केरला को भी करते हैं, आंध्र प्रदेश को भी करते हैं, तेलंगाना को भी करते हैं। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अगर हमें इकोनॉमी दे रहा है, हमें पैसे दे रहा है, तो वहीं पे जो बाकी के स्टेट है वो इन्हें सिक्योरिटी दे रहा है। तो डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ पे कि सबसे कम पैसा उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो महाराष्ट्र में आपको चीप लेबर नहीं मिलेगा। ये जो चीप लेबर आपको मिलेगा वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से इंपोर्ट होता है। मतलब जो लेबर्स होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर वहाँ पे वो काम करते हैं। तो अगर ये जो चीप लेबर है जो कि अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं महाराष्ट्र में, अगर उनको बंद कर दिया जाए, वो जाना बंद कर दे, तो क्या डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र के? बिल्कुल पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको चीप लेबर नहीं मिलेगा तो काम आसानी से नहीं होगा, सस्ते दामों पे नहीं होगा। तो महाराष्ट्र इन लेबर को जॉब दे रहा है और वो जो लेबर है वो चीप रेट पे उनको लेबर प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली का भी सेम हालात है। दिल्ली जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है वहाँ से उनको भी कम रिटर्न मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टेट है, बहुत सारे स्टेट है जिनके साथ ये पूरा मामला है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ वहाँ से इशू देखने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि जिन स्टेट से ऐसे इशूज सामने आते हैं वो इशू क्रिएट करने वाले लोग पॉलिटिशियंस होते हैं और उनको सामने वाली पार्टी को घेरना होता है, उसके ऊपर इशू बनाना होता है, इसलिए वो ऐसे बयान देंगे या फिर ऐसे स्टेटमेंट देंगे। बट अगर आप डेटा के ऊपर देखोगे, डेटा को थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा क्लोजली एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ऐसे नहीं है जैसा ये पॉलिटिशियंस बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फैमिली है और आपके फैमिली में 2 व्यक्ति बीमार रहते हैं या फिर कम इनकम है उनका, तो क्या ऐसा है कि सभी के सभी लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फैमिली के डेवलपमेंट के लिए? नहीं। जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो कम कमाता है वो कम कंट्रीब्यूट करता है। सब लोग अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति ये कहने लगे कि मैं अपने फैमिली में उतने ही पैसे दूंगा जितना कम कमाने वाला व्यक्ति देता है, तब तो फिर फैमिली का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सेम उसी तरह से हमारा देश भी एक फैमिली है और यहाँ पे जो स्टेट है वो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। और अगर कोई स्टेट ज़्यादा कमा रहा है तो वो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा हमारे कंट्री को, ताकि बाकी की जो स्टेट है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो हो पाए। बट एक क्लॉज है यहाँ पे। क्लॉज ये है कि जो पैसे वो फैमिली में दे रहा है, यानी कि वो स्टेट जो पैसे कंट्री में दे रहा है, उस पैसे का सही से इस्तेमाल हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो स्टेट है जहाँ से कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है और उन पैसों को उन स्टेट में दिया जाता है जहाँ से कि सबसे कम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ का जो सिस्टम है वो करप्ट है, इस कारण से उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है। वहीं पे जो दूसरे डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे जो फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है और इस कारण से वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है कि जो हमारे स्टेट से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो दूसरे स्टेट को दिया जा रहा है, बट वहाँ वो यूज़ हो नहीं रहा है, तो हम वो पैसा क्यों दें? अच्छा, इसके साथ साथ एक और इशू ये राइज होता है कि जो नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ भारत की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत की बात करें, तो वहाँ पे अनइक्वल है। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा विचार करना चाहिए, ताकि जो कंट्री के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक तरीके से बैलेंस किया जा सके। क्योंकि अगर किसी एक पार्ट से ज़्यादा पॉलिटिशियंस होंगे और दूसरे पार्ट से कम पॉलिटिशियंस होंगे, तो ये एक तरीके से डिसबैलेंस क्रिएट कर सकता है। अब जो हमारे कंट्री के अंदर जो रिच स्टेट है, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ से जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं या जो यहाँ से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, उन टैक्सेस को, उन पैसों को दिया जाता है जो पुअर स्टेट है उनको, जैसे कि बिहार, झारखंड। तो इन स्टेट में डेवलपमेंट के लिए इन पैसों को दिया जाता है। और मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि 135 मिलियन लोग अब तक 5 सालों के अंदर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, मतलब वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो इतने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है जो पैसे बाकी के रिचर स्टेट से कलेक्ट किए जाते हैं उससे। और इन स्टेट में जो मेजर स्टेट है वो है बिहार और यूपी। तो फिलहाल अभी हमें ये करना चाहिए कि आपस में फाइट करने के बजाय एक दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को कुछ देता है तो दूसरा स्टेट उस चीज़ के बदले में दूसरे स्टेट को कुछ और देता है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, उन स्टेट के लोगों को इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक जरिए से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि एक कंट्री तभी डेवलप कहला सकता है, तभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जब सारे स्टेट अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी एक के डेवलपमेंट से पूरे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ढेरों एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कि एक स्टेट को आप दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट देखोगे। कोई स्टेट किसी और चीज़ में अच्छा कर रहा है, जैसे अगर आप हरियाणा की बात करें तो वो ओलंपिक्स में बढ़िया कर रहे हैं, वो मेडल ज़्यादा लाते हैं। तो कोई स्टेट किसी और चीज़ में अच्छा कर रहा है, जैसे कि आप कर्नाटका में बेंगलुरु में देखोगे तो यहाँ पे आईटी हब है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज़्यादा है, यहाँ से हम आईटी सर्विसेज देते हैं। और इस तरीके से हमारे सारे स्टेट को मिलाकर हम एक एज अ कंट्री डेवलप होते हैं। कोई स्टेट इस चीज़ में थोड़ा कम योगदान दे पाता है क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स है, कहीं पे करप्शन ज़्यादा है, कहीं पे लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है।
तो कोई स्टेट इस चीज़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, बट ओवरऑल सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसमें ये डिमांड करने लगते हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हमें उतना मिल नहीं पा रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर हमारा जो इंडिया है वो एग्जिस्ट करता है और एक साथ ग्रो करता है। तो इन शॉर्ट ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये था आपको ये समझाना कि यहाँ पे कहीं से भी कोई बायसनेस नहीं है किसी भी स्टेट के लिए। अगर ऐसा बायसनेस होता तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे रूल करती है उन स्टेट को उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए था बाकी के स्टेट्स के कंपैरिजन में, बट ऐसा तो नहीं है। तो आज आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रीजनल लैंग्वेज में कमेंट करना है कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी यूनाइटेड हैं,